Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 9th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 9 जुलाई 2023 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है तांजानिया को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, योम किपुर वॉर, ये जो युद्ध है ये कौन से दो देशों के बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन ए टर्की एंड ग्रीस, ऑप्शन बी सर्ब्स एंड क्रोट्स, ऑप्शन नंबर सी इजराइल एंड अरब कंट्रीज लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईरान एंड इराक। तो दोस्तों इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आज वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है, बट हम लोग वीडियो स्किप नहीं करेंगे। लास्ट टाइम क्या हुआ था, हमने वीडियो स्किप कर दिया था क्योंकि उस समय पर कोई ज़्यादा काम के आर्टिकल्स थे भी नहीं। लेकिन भले ही आज संडे हो, संडे में कुछ ज़्यादा आर्टिकल्स पब्लिश नहीं होते हैं। जैसे हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में संडे को ना कोई एडिटोरियल आता है, ना कोई टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के पेजेस पे कंटेंट आता है। लेकिन साइंस एंड टेक के कुछ अच्छे आर्टिकल्स हैं, प्लस कुछ एक दो आर्टिकल्स और हैं बहुत काम के हैं, एग्जाम के अंदर आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। इसी वजह से मैं एक भी दिन का न्यूज़पेपर स्किप नहीं करना चाहता, वरना होता है कि आमतौर पर काफ़ी सारे लोग संडे का न्यूज़पेपर स्किप कर देते हैं। लेकिन कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो साइंस एंड टेक के पूछे जाते हैं और वो डायरेक्टली संडे के न्यूज़पेपर में जो कंटेंट होता है वहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मॉर्निंग वाला वीडियो है जो पहले 5 AM को आया करता था इंडियन एक्सप्रेस का, वो 16 जुलाई से कंटिन्यू होगा। दोस्तों आप लोग अपने बाकी सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको बता देना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे लगातार पूछ रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस मैं डेली बेसिस पर रिसीव करता हूं कि काफ़ी सारे लोग इंतज़ार में हैं कि वो इंडियन एक्सप्रेस वाला वीडियो उनको बहुत हेल्प करता था क्वेश्चन प्रैक्टिस में, बाकी यहाँ पर छोटे आर्टिकल्स को अच्छे से समझने में। तो वो 16 जुलाई से वापस से कंटिन्यू होगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा काम भी है, वरना अगर मैं अभी कंटिन्यू करता हूं तो बीच में फिर कुछ छुट्टियां होने लगेंगी, तो उसकी वजह से फिर वापस आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे यार, फिर वापस से बंद हो गया। तो इस वजह से 16 जुलाई से लगातार कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने बोला, आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स से ये बात ज़रूर से शेयर कर देना। नवाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अच्छा, आपने इस वाले आर्टिकल के बारे में सुन तो लिया होगा, सभी जगह पर चर्चा हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस ने, हिंदुस्तान टाइम्स ने, यहाँ पर आप देख पाओगे इवन द हिंदू के न्यूज़पेपर ने कल भी एक लंबा सा आर्टिकल पब्लिश किया था। किस चीज़ को लेकर? तो केरला के अंदर में एक 15 साल के लड़के की डेथ हो गई है और उस डेथ के पीछे का रीज़न है ब्रेन ईटिंग अमीबा, यानी दिमाग खाने वाला अमीबा। इसी से केरल में 15 साल के लड़के की मौत हुई है। हुआ क्या, नहाते वक्त ये अमीबा उसके नाक के थ्रू शरीर में घुस गया और उसके बाद सीधा यहाँ पे ब्रेन के ऊपर अटैक किया। तो ये होता क्या है, कैसे अटैक करता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे और इससे कैसे बचा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरनमेंट, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हम लोग अपने सिलेबस से स्पेशली इसको लिंक कर सकते हैं। अब जैसा कि आर्टिकल में से कुछ स्पेशल डेटा निकाल कर मैं आपको दे रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर नीचे देख सकते हो, सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो न्यूज़ क्या है तो आप समझ गए। हाल ही में 15 साल का लड़का है जो कि केरला के अंदर में अलापुजा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता था, उसकी रेयर ब्रेन इन्फेक्शन की वजह से मृत्यु हुई है। जो रीज़न है मृत्यु के पीछे का वो है ब्रेन में एक इन्फेक्शन होना, और वो इन्फेक्शन हुआ है दिमाग को खाने वाले अमीबा की वजह से। उस अमीबा का जो साइंटिफिक नेम है वो है नेग्लेरिया फोलरी। ये बेसिकली नेग्लेरिया स्पीशी को बिलोंग करता है। अब इस अमीबा के बारे में कुछ और डिटेल्स हैं। ये जो इन्फेक्शन है इसका सोर्स क्या था, कहाँ से इन्फेक्शन निकल कर आया है?
तो बोला जा रहा है घर के पास में जहाँ पर लड़का रोज़ नहाया करता था वही एक सोर्स है, वहीं पर ही कहीं ना कहीं ये जो अमीबिया है उस पानी के अंदर प्रेजेंट था और वो डायरेक्टली उसके बॉडी के अंदर में एंटर कर गया। और जैसे ही ये अमीबा उसकी बॉडी में घुसा, लगभग कह सकते हो 1 सप्ताह बाद बुखार हुआ इसे, और वो बुखार भी लगातार 1 सप्ताह तक चलता रहा। फिर उसके बाद में बुखार की कंडीशन और ज़्यादा बदतर हो गई, बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया, ब्रीथिंग रेट काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगा, जिसकी वजह से लास्ट में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी बेसिस पर आपको थोड़ा सा ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में ज़रूर से पढ़ना है, जिसको हम लोग निग्लेरिया फोलरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो निग्लेरिया है ये बेसिकली अमीबा है, यानी कि एक सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल सेल वाला एक जीव आपको ये देखने को मिलेगा, और इसकी कई सारी स्पीशी हैं। उसमें से एक स्पीशी यही है निग्लेरिया फोलरी, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये वाली स्पीशी कहीं ना कहीं ह्यूमंस को भी इन्फेक्ट करती है। सबसे पहली बार इस वाली स्पीशी को डिस्कवर किया गया था ऑस्ट्रेलिया में लगभग 1965 के समय में। उसके बाद बोला जाता है कि जो स्पीशी है ये जनरली जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, यानी कि जो हमारे हॉट स्प्रिंग, नदियाँ हो गई, झील हो गई, जहाँ पे साफ़ पानी मिल रहा है, तो उसके अंदर स्पेशली यहाँ पर आपको ये अमीबा पाया जाता हुआ देखने को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर यह है, ये एक मानव को किस तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। ये अमीबा एक ह्यूमन बॉडी में नाक के थ्रू एंटर करता है, नोज़ के थ्रू, ठीक है, और नोज़ से सीधा वो ब्रेन में पहुँच जाता है। और ब्रेन में पहुंचने के पीछे का रीज़न है, देखो होता एग्जैक्टली ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे वाटर में, ऐसी झील में स्विमिंग कर रहा है, ठीक है, या फिर ऐसी नदी में स्विमिंग कर रहा है जहाँ पर ये अमीबिया प्रेजेंट है, स्विमिंग कर रहा है, डाइव कर रहा है, या फिर अपना जो सर है वो डुबकी मारते वक्त पानी के अंदर डुबो लेता है, तो वो पानी जो है उसके नाक में चले जाएगा, और हो सकता है उसमें जो अमीबा प्रेजेंट है वो यहाँ पर उसके नाक में चले जाए, जिसके थ्रू यहाँ पे वो सीधा ब्रेन में पहुंच सकता है। या फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि पानी से अपनी नाक साफ़ करते हैं, नॉस्ट्रल्स को साफ़ करते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति इसी मतलब कोई ऐसा वाटर है जिसमें अमीबा प्रेजेंट है, उससे यहाँ पे अपनी नॉस्ट्रल्स को साफ़ करने लगे, तो उससे भी वो जो अमीबा है सीधा नाक के थ्रू ब्रेन में पहुँच सकता है। और एक बार अगर ये निग्लेरिया फोलरी ब्रेन के अंदर पहुँच जाता है तो उसके बाद ये ब्रेन के अंदर जो टिश्यूज़ हमारे प्रेजेंट हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगता है। इवन इसकी वजह से ब्रेन में एक खतरनाक इन्फेक्शन बन जाता है, जिसको हम लोग प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के नाम से जानते हैं, PAM, प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। ये इन्फेक्शन यहाँ पर क्रिएट करता है ये पूरा अमीबा। अब ये जो बीमारी है प्राइमरी अमेबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस PAM, इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या दिखाई देंगे। देखो स्टार्टिंग में लगभग 1 से लेकर 12 दिन के अंदर काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। जैसे इन्फेक्शन होगा उसके 12 दिन बाद आप देखोगे स्टार्टिंग में लगभग सर में काफ़ी तेज़ी से दर्द हो रहा है, बुखार बहुत तेज़ी से हो चुका है, गर्दन में दर्द हो रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, इवन इंसान कोमा में जा सकता है, उसको हर चीज़ में भ्रम पैदा होने लगेगा, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर होने लगती हैं जब वो ब्रेन के अंदर घुस जाता है और इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और इन्फेक्शन कह सकते हो कि एक बार अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया उसको रोकना काफ़ी मुश्किल है। एक बार अपने जब वो स्पीड पकड़ता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलने लगता है। और काफ़ी सारे केसेस में ऐसा होता है, जो एवरेज केसेस निकल कर आते हैं ना दुनिया भर से, उनमें 5 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है इंसान की उसके ब्रेन में इन्फेक्शन फैलने के बाद, ऐसा भी बोला जा रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है, सिचुएशन तो खतरनाक है, इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं, क्या बचाव हो सकता है। सबसे पहली चीज़, आपने खाना खाने से हमेशा पहले हाथ धोना है, साबुन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये हम लोग बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, हमारे माता पिता, हर कोई व्यक्ति सिखा रहा है। प्लस उसके बाद कोई भी वाटर एक्टिविटीज़ आप करते हो, वाटर से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी आपने की, उसके बाद आपने अपने हाथ को अच्छे से यहाँ पर धो लेना है, वाटर की एक्टिविटी से पहले भी और बाद में भी। और नाक साफ़ करने के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पानी का यूज़ करते हैं, तो उस नॉस्ट्रल को साफ़ करने के लिए आप स्टेरालाइड वाटर का यूज़ कर सकते हो। स्टेराइल वाटर बहुत यहाँ पर मिनिमल अमाउंट में आपको स्टेराइल वाटर मिल जाता है। उसके अलावा स्विमिंग करते वक्त जब आप स्विमिंग कर रहे हो तो नोज़ प्रोटेक्शन लगानी ज़रूरी है, ताकि अमीबिया को बॉडी के अंदर में एंटर करने से बचाया जा सके। तो नोज़ के लिए, नाक के लिए एक प्रोटेक्शन आता है। बाकी उसके अलावा कुछ और प्रिवेंटिव मेजर्स अपन को लेना पड़ेगा हमारी नेचुरल वाटर बॉडीज़ को मैनेज करने के लिए, क्योंकि यहीं पर इन वाटर बॉडीज़ में, इन झील में, हॉट स्प्रिंग में, पॉन्ड में, रिवर्स में अगर ये अमीबा पाया जा रहा है, स्पेशली अगर हम झील, हॉट स्प्रिंग, पॉन्ड्स की बात करें, तो ये वाली जो फ्रेश बॉडी है जहाँ पे लोग नहाने जा रहे हैं, यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है इसको थोड़ा सा लिमिटेड करना होगा, कम करना होगा। और अगर स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों का मन करता है, तो स्विमिंग पूल को हमेशा क्लीन रखना चाहिए।
डिसइंफेक्टेड रखना चाहिए। आप डिसइंफेक्टेड कैसे रख सकते हैं? क्लोरीन का यूज़ कर सकते हैं। क्लोरीन का आप यूज़ करके स्विमिंग पूल को बिल्कुल क्लियर रख सकते हो। हाइजीनिक वाले जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यहाँ पर मेंटेन करने होंगे। तो इस तरीके से अगर स्विमिंग पूल में ये मेंटेन किया जाता है, कुछ हाइजीनिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जो क्लोरीन है उसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है प्रॉपरली, तो इससे भी यहाँ पर जो अमीबिया है इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकेगा, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्रेन ईटिंग अमीबिया को लेकर अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है तो आप आराम से उसको हैंडल कर पाओगे। आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, जो हमने पेड ग्रुप स्टार्ट किए थे, आप चाहो तो वो पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मिनिमम अमाउंट में आपको वहाँ पे करंट अफेयर के नोट्स, पीडीएफ्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और उस ग्रुप का अमाउंट बहुत ही कम है, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपने केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, कोई दोबारा सब्सक्रिप्शन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। केवल आपने 499 रुपीज़ का यहाँ पर इसको परचेज़ करना है, आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। और ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए आपने व्हाट्सएप पर ये मैसेज करना है, ये नंबर है 8534873368, इस पर एक मैसेज कर देना, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा जिसके थ्रू आप ग्रुप को ज्वाइन कर पाओगे। अगर आप डेमो लेना चाहते हो कि इस ग्रुप में क्या होगा, हमें पहले एक डेमो देखना है, उसके बाद हम अपना डिसीजन लेंगे, तो डेमो का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो डेमो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, पेड ग्रुप डेमो वीडियो करके लिंक दिया गया है, आप उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी जो बात हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा जो टारगेट होता है डेली 5K प्लस लाइक्स का होता है, प्लीज़ आज भी उसको अचीव करवा देना। आज अपन थोड़ा सा लेट भी हो गए अपने वीडियो को लेकर, तो आज आपने ये काम करना है। उसके साथ मेक श्योर करना कि आप मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे पर्सनली जुड़ जाओ। आपको इंस्टाग्राम पे जाना है, सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। काफ़ी लोग बोलते हैं सर ये फालतू की इन्फॉर्मेशन शेयर मत करो करो, तो देखो दोस्तों, ये फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब लोग बोल रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, अरे सर हमने ग्रुप ज्वाइन कर तो लिया है, अब क्या ज़रूरत है इसका बार बार बताने की। तो आपने ही तो ज्वाइन किया है, आप ये भी तो सोचो, अभी बहुत सारे और भी लोग हैं जिनको ये इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, तो वो बाकी सभी लोग के लिए बोला जाता है। तो जब भी यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, जिनको अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में कि हाँ अब मैं क्या बताने वाला हूँ, इस चीज़ का प्रमोशन करने वाला हूँ, तो आप उस 1-2 मिनट को स्किप कर दिया करो। ठीक है, स्किप करने के बाद में आप अपने वापस कंटेंट पे आ जाया करो। एनीवे, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। तो फ्रंट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा, जीएस पेपर नंबर 2 हमारे पॉलिटी से इसको लिंक किया जा सकता है। हुआ क्या है, कुछ नए ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन को तैयार किया जा रहा है, यानी कुछ ऐसे कोड बनाए जा रहे हैं जो कि वेमेन के लिए होंगे, महिलाओं के लिए होंगे। तो हमारी केंद्र सरकार लॉन्च करने को तैयार है एक इनिशिएटिव, और वो इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा वेमेन ओनली कोर्ट के अंदर में। यानी कि विलेज लेवल पर जो गांव का स्तर है, गांव के अंदर में एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को लेकर आया जाएगा। यानी कि जैसे आपके कोर्ट हैं वो तो ठीक है, न्यायालय जो भी कोर्ट वगैरह हैं वो सब ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा सिस्टम यहाँ पर यह है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस को देखा जाएगा। किसी के साथ में घरेलू हिंसा हो रही है तो वो घरेलू हिंसा के केसेस, प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस, उसके अलावा यहाँ पर जो पेट्रियार्कल सिस्टम है सोसाइटी के अंदर में, यानी पुरुष को ज़्यादा वैल्यू मिल रही है, महिलाओं को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही है, एक इक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी, तो वैसी अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनको काउंटर करने के लिए ये पूरा ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है। ये जो स्कीम होगी, इस स्कीम को पहले तो अभी एक कह सकते हो डेमो के लेवल पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गाँव के अंदर पहले इसको आप कह सकते हो पायलट बेसिस पर चेक करने के लिए इसको लागू किया जाएगा, और फिर उसके बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर इसको पूरे देश के लेवल पर एक्सटेंड कर देंगे। पूरे देश के लेवल पर इस सिस्टम को अप्लाई किया जाएगा आने वाले 6 महीने के अंदर में। फिर इसका एक प्रोसीजर तैयार किया जाएगा, देखेंगे अगर ये मामला सक्सेसफुल हो रहा है तो धीरे धीरे करने के बाद में इसको फिर कुछ समय बाद हम लोग प्रॉपरली लेकर आ जाएंगे वेमेन कोर्ट को, जिसको नाम दिया गया नारी अदालत या वेमेन कोर्ट। तो हर एक गांव के अंदर में इस प्रकार का कोर्ट होगा, जिसमें लगभग 7 से लेकर 9 मेंबर्स होंगे, जिसमें से आधे मेंबर्स जो होंगे, जो आधे वहाँ के उस कोर्ट में जो मेंबर्स होंगे वो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ग्राम पंचायत वाले। उसके अलावा कुछ और आधे मेंबर्स, क्योंकि 7 से 9 मेंबर्स होंगे, 7 से 9 मेंबर्स में लगा लो यहाँ पर जैसे कि 3-4 मेंबर हो गए वो इलेक्टेड मेंबर हो गए ग्राम पंचायत के, बाकी 3-4 मेंबर जो हो गए वो हो गए हमारे टीचर, डॉक्टर या फिर सोशल वर्कर्स। ठीक है, जो कि यहाँ पर जिनकी काफ़ी ज़्यादा इज्जत हो रही है, काफ़ी रिस्पेक्टेड है गाँव के अंदर में। और जो गांव वाले लोग हैं, जो विलेजर्स हैं, वही लोग यहाँ पे उन डॉक्टर, टीचर्स को नॉमिनेट कर सकेंगे इस कोर्ट के अंदर में। तो ये जो कोर्ट है ये इंडिविजुअल केसेस को देखेगा ही, उसके अलावा जैसे कि वेमेन का कोई केस हो गया, गर्ल का कोई केस हो गया लोकल कम्युनिटी के अंदर में, तो हर प्रकार के केसेस को हैंडल करने की जो पावर है वो रखेगा।
केसेस को देखने के साथ साथ ये कोर्ट अवेयरनेस फैलाने का भी काम करेगा, यानी जागरूकता फैलाने का काम करेगा। महिलाओं को लेकर क्या क्या स्कीम्स हैं, सरकारी स्कीम्स क्या हैं, कैसे उसके बेनिफिट्स उठाए जा सकते हैं, आपके पास में क्या राइट्स हैं, उन सब चीज़ों को लेकर एक अवेयरनेस फैलाने का काम भी करेगा। तो ये यहाँ पे सिस्टम अभी अप्लाई नहीं हुआ है, इसकी तैयारी की जा रही है। पहले यहाँ पर एक डेमो बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बाकी अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो इसको धीरे धीरे कंट्री के लेवल पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलो, इसमें कुछ अलग से पढ़ने के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इतना ध्यान में रख सकते हो। कुछ मिलेगा मुझे तो मैं ज़रूर से आपके साथ में और भी डिटेलिंग्स जो हैं वो शेयर करूँगा। बट अभी चलते हैं अगले आर्टिकल पर। दोस्तों, पहले आएंगे हम लोग अपने साइंस वाले पेज पर, क्योंकि आज संडे है। संडे में साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स आते ही आते हैं। ठीक है, संडे को साइंस स्पेशल क्लास भी बोला जाता है, क्योंकि साइंस एंड टेक के आर्टिकल्स हर संडे को आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर एक आर्टिकल या फिर कह सकते हो एक रिसर्च पब्लिश हुई है शराब को लेकर, अल्कोहल को लेकर। अब देखो, कुछ लोगों का मानना होता है कि जो अल्कोहल है, अगर इसको ज़्यादा मात्रा में लें तो ये घातक है। देखो, ये तो हर चीज़ के साथ में, आप कोई भी चीज़ अगर पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हो वो बॉडी के लिए खतरनाक है, हार्मफुल है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा कर लेते हैं तो वो हार्मफुल तो है ही, लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई भी चीज़ कंट्रोल वे में कराई जा रही है तो वो शरीर के लिए या किसी चीज़ के लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ऐसे ही अल्कोहल के लिए बोला जाता है कि शराब को अगर एक मॉडरेट लेवल में लिया जाए, शराब को अगर एक कह सकते हो कि ठीक तरीके से लिया जाए, लिमिटेड वे में लिया जाए, तो इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ऐसा लोग बोलते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं, लेकिन जो रिसर्च पब्लिश हुई है उसने ये बताया है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप शराब को कितना ही मॉडरेट लेवल में, कितना ही लिमिटेड लेवल में ले लो, उसका कोई भी बेनिफिट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये खुद यहाँ पर साइंटिस्ट ने कुछ रिसर्चेस करके बताया है। तो लोगों का जो कहना है ना कि थोड़ा बहुत पीने से कुछ नहीं हो रहा, फ़ायदा मिलेगा बॉडी को, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बोला जा रहा है कि जो मॉडरेट लेवल में, जो थोड़ी बहुत भी लिमिटेड वे में यहाँ पर अल्कोहल को लेते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जो बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं लेते हैं उनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा जी सकते हैं। ये खुद स्टडीज़ के अंदर में फाउंड किया गया है। क्यों? अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ना दो चार रिसर्चेस के बारे में बताया जा रहा है। एक तो केस ये जो मैंने आपको बताया, फिर एक और केस है 1926 की स्टडी। उसमें कहना यह है कि जो इंसान शराब को मॉडरेट लेवल में ले रहा है, थोड़ा बहुत यहाँ पर ले रहा है, उसका सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाएगा, है ना, वो ज़्यादा जी पाएगा। कुछ रिसर्चेस में ये कहना है। इस चीज़ को लेकर एक डिस्प्यूट सा है, लेकिन बोला जा रहा है जो साइंटिस्ट इन्होंने ये देखा है कि जो लोग बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत शराब लेने से जो हार्ट से रिलेटेड यानी हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जो डिजीज़ होती हैं, वो ठीक हो जाती हैं, वो कम हो जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। साइंटिस्ट का कहना है कि जो हमने रिसर्चेस किए हैं, जिन भी लोगों के ऊपर रिसर्चेस किए हैं जिनकी हार्ट डिजीज़ ठीक भी हुई हैं, तो वो उनके हेल्दियर लाइफस्टाइल की वजह से हुई हैं। उनका लाइफस्टाइल को भी ट्रैक किया गया, उनके लाइफस्टाइल को ट्रैक किया गया, तो उनके लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उनके हार्ट के लिए या उनकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल थी। तो वो अगर थोड़ा सा शराब ले रहे थे तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उनके ऊपर, उनके हेल्दियर लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट पड़ा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मॉडरेट अल्कोहल लिया जाए, इससे यहाँ पर प्रॉब्लम से हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप शराब से थोड़ा सा अपना स्ट्रेस कम कर सकते हो, ये होता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को स्ट्रेस हो तो वो यहाँ पर अल्कोहल का कंजम्पशन करके अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेगा, तो उससे थोड़ा बहुत यहाँ पर बॉडी का इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन 2023 की जो अभी इस साल की लेटेस्ट स्टडी है, उस स्टडी ने ये बताया है कि जो अल्कोहल अगर आप लिमिटेड वे में लेते हो तो उससे कोई बेनिफिट्स नहीं है, ये बिल्कुल प्रूवन कर दिया गया है। और ये जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये लोगों को अपनी हेल्दियर लाइफस्टाइल की वजह से मिल रहे हैं। उनकी लाइफस्टाइल में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज 10-15 मिनट की ये चीज़ें एडेड थी, इस वजह से उनको थोड़े बहुत बेनिफिट्स मिले। और इसी वजह से यहाँ पे इस स्टडी में ये भी बोला गया कि आप कोई कितना भी अमाउंट में ले लो, बहुत कम या बहुत ज़्यादा, किसी भी अमाउंट में अल्कोहल ले लो, तो उससे आपका जो रिस्क है अलग अलग कैंसर का या कैंसर रिलेटेड डेथ का, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते यहाँ पर आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और भी कई सारी स्टडीज़ हुई हैं जिन्होंने यहाँ पर बताया है कि अल्कोहल को आप किसी भी अमाउंट में ले लो, कम लो या ज़्यादा लो, कैसे भी लो, उससे यहाँ पर हेड कैंसर, नेक कैंसर, प्लस एक इंसान की जो एक्सपेक्टेंसी होती है, जो उसकी एज होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। हाँ, अगर वो उसकी मतलब उसकी लाइफस्टाइल के अंदर 15 से 20 मिनट का कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट वगैरह कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उस अल्कोहल का असर कम किया जा सकता है, वो कम हो सकता है, लेकिन फिर भी अल्कोहल ख़तरनाक ही है। तो जो ये मिसकंसेप्शन था ना, जो ये झूठ था, ये 1926 की स्टडी का था, बहुत पुरानी स्टडी हो चुकी है, 1926 की, और अभी 2023 के अंदर में कुछ और चीज़ें बताई हैं।
और ये सही भी है ना। तो क्यों ही कंजम्पशन करना है? पहली बात, यहाँ पर लोग बेनिफिट्स के लिए, हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इसका कंजम्पशन कर रहे हैं। भाई किसी और चीज़ का, कोई और चीज़ आप खा सकते हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं जिससे हेल्थ को अच्छा इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो अल्कोहल ही क्यों? ठीक है, अब आपके दिमाग में काफ़ी बार आएगा यार जब अल्कोहल है ही ऐसा तो क्यों ना बैन कर दिया जाए पूरी तरह से। देखो इतना आसान भी नहीं है बैन करना। अभी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ, कुछ डेटा दिखा रहा हूँ, उसके बेसिस पर हम थोड़ा डिटेल डिस्कस करेंगे कि इंडिया में लिकर बैन को लेकर क्या क्या विवाद होता है। कहीं पर बैन किया गया तो वहाँ पे क्या दिक्कतें हो गई, और हमारा संविधान कुछ बोलता है या नहीं बोलता है बैन करने के लिए कर। और आप क्या सोच रहे हो, आप भी दिमाग में आ रहा होगा कि बैन कर दिया जाए, लेकिन इसको बैन करना इतना आसान क्यों नहीं है, क्यों सरकारें इसको बैन नहीं करना चाहती हैं, वो भी आपको मैं अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से कान खोलकर सुनना इन चीज़ों को, इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल से हटकर बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो इंडिया में शराब के ऊपर बैन लगाने के लिए, इसको प्रोहिबिट करने की जो यहाँ पर शुरुआत है, ये महात्मा गांधी जी के थ्रू हुई। और महात्मा गांधी जी से काफ़ी सारे लोग इन्फ्लुएंस हुए। इन्फ्लुएंस होने के बाद में उन्होंने भी यहाँ पर अल्कोहल कंजम्पशन के ऊपर रोक लगाने की बात की। महात्मा गांधी जी अल्कोहल कंजम्पशन को एक बीमारी की तरह देखा करते थे। उनका कहना था जो भी व्यक्ति यहाँ पर शराब का शौकीन है, शराब पी रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो एक बीमारी ही है। अब क्या हुआ, देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद में जो गांधीयंस हैं, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी के ऊपर चलते हैं, वो लगातार यहाँ पे जोर लगाते रहे कि शराब के ऊपर बैन लगाया जाए। और ये जो एफर्ट्स लगते रहे लगातार, इस एफर्ट की वजह से हमारे संविधान में आर्टिकल 47 आता है। आर्टिकल 47 मतलब हमारा वो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आर्टिकल 47 में इसके बारे में चर्चा भी की गई है, शराब को प्रोहिबिट करने की, रोक लगाने की। अब कई सारे जो इंडियन स्टेट्स हैं, कई सारे जो भारत के राज्य हैं, उन्होंने कोशिश तो की। कोशिश जब की तो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। एग्जाम्पल, उदाहरण बताता हूँ हरियाणा का। हरियाणा ने कई बार यहाँ पर अटेम्प्ट्स दिए, कई बार कोशिश की इस शराब को प्रोहिबिट करने की, रोकने की, लेकिन हुआ क्या कि जब जब इन्होंने शराब बैन की तो दूसरी तरफ लोग जो कच्ची वाली शराब होती है, या फिर कह सकते हो इलिसिट, अवैध तरीके से बनाई हुई जो शराब है, उसका कंजम्पशन करने लगे, जिसको हम हूच भी बोलते हैं। अब क्या हुआ, उसके कंजम्पशन की वजह से लोगों की मृत्यु होनी स्टार्ट हो गई, बहुत सारी डेथ होनी स्टार्ट हो गई, ये बवाल हो गया। अब हरियाणा के बाद यहाँ पर आप देख पाओगे गुजरात में तो खैर 1 मई 1960 से यहाँ पर जो ये शराब है इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, रोक लगी हुई है। लेकिन ब्लैक मार्केट में चल रहा है मामला, ब्लैक मार्केट में अभी भी यहाँ पर व्यापार हो रहा है शराब का। फिर बिहार ने भी 2016 में अप्रैल में शराब के ऊपर रोक लगा दी थी, बैन लगा दिया था, लेकिन बिहार में वही कंडीशन देखने को मिली। लोगों ने अवैध तरीके से बनाई हुई शराब, इलीगल कंडीशन में बनाई हुई शराब, जो कि बहुत घातक साबित होती है एक इंसान के लिए, उसकी वजह से कई सारी मृत्यु हुई। पिछले साल दिसंबर 2022 की आपको पता होगा, मैंने डिस्कशन भी किया था, मुझे याद आ रहा है, पिछले साल दिसंबर में कई सारे लोग की जान गई थी बिहार के अंदर में। कितने दिनों तक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर बड़े बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए थे हूच ट्रेजेडी को लेकर। क्यों? शराब बैन है, लेकिन ये अवैध तरीके से बनाई हुई शराब जो है ये थोड़ा जहर बन जाती है इंसान के लिए, इसका कंजम्पशन कर रहे हैं लोग। लेकिन आज के समय में भारत में टोटल 5 राज्य आपको देखने को मिलेंगे, बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम, जहाँ पर टोटल पूरी तरीके से शराब के ऊपर बैन है। कुछ और राज्य भी जहाँ पर थोड़ा बहुत पार्शियल तरीके से बैन किया हुआ है। ठीक है, अब हमारा भारतीय संविधान इस अल्कोहल को किस नज़रिए से देखता है, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 47 है, जो मैं DPSP जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी सरकारें हैं इनको यहाँ पे ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस, जो ये ड्रिंक्स हैं, जहरीली ड्रिंक्स हैं, ड्रग्स हैं, है ना, इनके ऊपर फोकस करना होगा, है ना, इनके कंजम्पशन के ऊपर रोक लगानी होगी। अगर हम बात आती है हेल्थ की, बात आती है मेडिसिनल पर्पस की, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि यहाँ पर मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं, उसको छोड़कर बाकी जो दूसरा पर्पज़ है, अगर वो हेल्थ के लिए घातक है तो उनके ऊपर बैन लगना चाहिए, उनको प्रोहिबिट करना चाहिए। ये बात DPSP में बोली गई। हालांकि DPSP एनफोर्सेबल नहीं है, आपको पता ही है, आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। सारी बात यह है, बस खाली यहाँ पर एक ज़रिया मिल चुका है कि हाँ ये आप कर सकते हो, जो स्टेट्स हैं इनको ये करना चाहिए। अब वो स्टेट्स कर नहीं रहे, वो उनके ऊपर है। अब जो अल्कोहल है, अगर हम इसको संविधान में 7वें शेड्यूल में देखें, क्योंकि 7th शेड्यूल में आपको पता है सारे काम बटे हुए हैं, यानी सेंटर, स्टेट और यूनियन लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट के अंदर जो जो टॉपिक्स हैं उस पर केंद्र सरकार को कानून बनाती है। स्टेट लिस्ट के अंदर जो जो मैटर्स हैं उस पर हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है। यूनियन लिस्ट में जो जो मैटर्स हैं उस पर हमारी सेंटर और स्टेट यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो जब हम 7वें शेड्यूल की बात करते हैं तो इस 7th शेड्यूल के अंदर में जो अल्कोहल है, जो ये शराब है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है, यानी राज्य सरकारों के हाथ में है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके हाथ में सारे राइट्स हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि वो इन
शराब के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, परचेज, सेल, जो भी चीज़ें हैं इसको लेकर कानून बनाएं। अगर वो चाहते हैं बैन करना, कर सकते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा हर एक राज्य में अल्कोहल को लेकर जो कानून है वो अलग अलग है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आखिरकार क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारे देश में सारे राज्य हैं वो इस अल्कोहल को बैन नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, सारे राज्य साथ में इकट्ठे हो जाएं, साथ में इकट्ठे होकर पूरी तरह से पूरे देश में अल्कोहल को बैन किया जा सकता है। इससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती है, कई लोगों के घर बचाए जा सकते हैं। घर कैसे बचाए जा सकते हैं वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो मेन यहाँ पर क्या कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये स्टेट्स हैं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। मेन कारण यहाँ पर यह है, लिकर का रेवेन्यू, जो कमाई है वो बहुत ज़्यादा हैवी है, जो शराब से कमाई आती है, और उस कमाई को कोई भी राज्य सरकार इतनी आसानी से इग्नोर नहीं करना चाहती, और सीधा यहाँ पे सरकार के रेवेन्यू के अंदर में वो ऐड होता है। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आप सीधा एग्जाम्पल कोट कर सकते हो, ये वाला एग्जाम्पल तो मेंशन कर ही सकते हो कि जब भी कोई बात आएगी कि यहाँ सरकार क्यों नहीं लेकर बैन कर रही है, तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो। सर रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि कोविड के समय में जहाँ पर सारा का सारा मार्केट डाउन था, इकॉनमी पूरी ठप थी, कुछ नहीं चल रहा था, कोविड की बात कर रहा हूँ 2020 की, जब कोविड अपने पीक पे था, अप्रैल 2020 में केवल और केवल महाराष्ट्र के अंदर में, केवल महाराष्ट्र की राज्य सरकार का जो शराब से रेवेन्यू जनरेट हुआ था वो 11,000 करोड़ रुपए का जनरेट हुआ था केवल एक महीने में। वो इसी लिकर रेवेन्यू की बात कर रहे हैं। फिर मार्च में उसी 2020 में लॉकडाउन जो बिल्कुल पीक पर था, कोविड-19, उसी लॉकडाउन, पूरे दुनिया में लॉकडाउन लगा था, और मार्च के महीने में 17,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट हुआ था महाराष्ट्र की सरकार को। तो ये रेवेन्यू आप ऐसा एग्जाम्पल कोट कर सकते हो। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि लिकर के ऊपर बैन लगाने से, इसको प्रोहिबिट करने से इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इसको बैन लगाने से क्या फ़ायदे होंगे वो बात करते हैं। इससे डोमेस्टिक एब्यूज़ और डोमेस्टिक वायलेंस कम हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, कई सारे घरों में ऐसा देखने को मिलेगा कि जो वहाँ पर पर्सन है वो शराब पीकर घर में पहुँच रहा है, उसके बाद में वो घरेलू हिंसा कर रहा है, वाइफ के साथ में झगड़ा, मार पिटाई, ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। ठीक है, इस वजह से बोला था कई सारे घर बच सकते हैं। तो इसको लेकर काफ़ी स्टडीज़ पब्लिश हो चुकी हैं और प्रूव कर चुकी हैं कि कहीं ना कहीं अल्कोहल एक बहुत बड़ा लिंक है डोमेस्टिक वायलेंस से। जो ये नशेड़ी हैं, शराब के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस किए हैं घरों के अंदर में। और बिहार में आप देखोगे तो ये केसेस के ऊपर हम थोड़ा नज़र डालें तो एक समय था जब यहाँ पे बिहार में शराब चालू थी, उसके ऊपर कोई बैन नहीं था, तो वेमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम है वो तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे यहाँ पर शराब के ऊपर बैन लगाया, हालांकि यहाँ पर इलीगल तरीके से थोड़ा बहुत काम हो रहा होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा कंट्रोल है, तो जो क्राइम है अगेंस्ट वेमेन, जो डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली, वो थोड़े से यहाँ पर डिक्लाइन में देखने को मिले हैं, कम होते हुए नजर आए हैं। ये केस है बिहार का। तो ये यहाँ पर शराब के ऊपर बैन लगाने से फ़ायदों की बात हो गई। अब इसके ऊपर बैन लगाने से नुकसान क्या हो सकता है? पहला नुकसान ये होगा, जो क्राइम ग्रुप्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। भाई आप बैन कितने लगा लो, लोगों को आदत पड़ी हुई है, तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, माफियाज के ग्रुप बनने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से जो ये शराब है इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने लगेंगे। आप बिहार का केस देख सकते हो, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, कि इलीगल तरीके से जो शराब है उसका ट्रेड जो है स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोग एडिक्ट हैं, लोगों को चाहिए, लंबे समय से कंज्यूम कर रहे हैं। अब आपने बैन लगा दिया तो इधर उधर से कहीं ना कहीं जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं, चाहे उनको ज़्यादा ही पैसा क्यों ना देना पड़े। ठीक है, अब सरकार ने लिकर को बहुत ज़्यादा इनएक्सेसिबल बना दिया किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के अंदर में। जैसे किसी राज्य में इसके ऊपर बैन लगाया गया, अब लोगों को आसानी से मिलती नहीं है। जैसे बाकी सारे स्टेट्स के अंदर में आप आराम से देख पाओगे, जगह जगह पर दुकान होती है, आप वहाँ से खरीद सकते हो। लेकिन कई सारे राज्यों में जहाँ पर बैन है वहाँ पर कहीं पर मिलेगी ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी इलीगल तरीके से व्यापार चलता है, ब्लैक मार्केट में व्यापार चलता है, तो उसको कम्प्लीटली उसके ऊपर बैन लगा पाना अभी तक कोई नहीं कर पाया है। कम्प्लीटली सर्कुलेशन को कोई नहीं ख़त्म कर पाया। कहीं ना कहीं इलीगल तरीके से कहीं ना कहीं पर पकड़ी चली जाती है दारू। बैन है फिर भी यहाँ पर पहुँच जाती है, और इससे सीधा जो पुअरर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर में, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। देखो अमीर जो है, जिनके पास में अंधाधुंध पैसा है, वो फिर भी यहाँ पर एक एक्सपेंसिव शराब जो है, सेफ शराब जो है, वो यहाँ पर परचेस कर लेंगे, सेफली परचेस कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे बिहार में क्या होगा, अब काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जो पुअर सेक्शन से बिलोंग कर रहे थे, इन्होंने लो क्वालिटी वाला जो लिकर है, लो क्वालिटी वाली जो शराब है जिसको हूच बोलते हैं, उसका कंजम्पशन स्टार्ट किया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों की जान गई थी पिछले साल, और ऐसा हर साल होता रहता है। और एक और यहाँ पे कह सकते हो नुकसान देखने को मिलेगा इसके ऊपर बैन लगाने से, वो है, देखो इसके ऊपर मतलब बर्डन पड़ रहा है जुडिशरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा। ठीक है,
अगर आप लिकर के ऊपर बैन लगा रहे हो तो इससे जुडिशरी के ऊपर इतना बर्डन बढ़ चुका है, क्योंकि जो हमारे फॉर्मर NVCGI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन साहब, इनका कहना यह है कि बिहार ने जब से अपना डिसीजन लिया है तब से, मतलब 2016 में जो डिसीजन लिया था तब से 2021 तक, यानी इन 4-5 सालों में आप देखोगे तो बिहार के अंदर जो कोर्ट है, जो न्यायालय हैं, वहाँ पर कह सकते हो 3 लाख केसेस पेंडिंग हो चुके हैं जो कि सीधा सीधा लिकर बैन से रिलेटेड हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर निकल कर आ जाता है, तो वो लिकर बैन से रिलेटेड का केसेस सीधा सीधा यहाँ पर बर्डन बनता चला जा रहा है कोर्ट के ऊपर। ये एक इस नुकसान देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे इसको हम दूसरी तरीके से देख सकते हैं, हमें कोर्ट की स्ट्रेंथ को इंप्रूव करके यहाँ पर उन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव से देखा जा सकता है। खैर, सिनेरियो क्या है अल्कोहल कंजम्पशन को लेकर, वो मैंने आपको हर एक एस्पेक्ट बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। यहीं पर आपको फ्रंट पेज पर एक और छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा और बात की जा रही है कुछ मंकी के बारे में। यहाँ पर जो आपको मंकी दिख रहा है, बोला जा रहा है कुछ मंकी 22 साल के, यानी कि अप्रॉक्स अगर हम मानव की बात करें तो 65 साल की जो एज होती है एक इंसान की, वो इक्वल टू होती है 22 साल के मंकी की। ठीक है, तो 22 साल का एक बंदर और 65 साल का एक ह्यूमन बींग, दोनों की कंडीशन सेम होगी, दोनों की एज इक्वल यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर एनिमल की जो एज है वो कम होती है, पता है आपको। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि एनिमल की एज जो ये बंदर हैं, इनके ऊपर एक टेस्टिंग की गई, एक इंजेक्शन दिया गया क्लोथो का। किसका? क्लोथो का। ध्यान रखना, KLOTHO। आपसे पूछा जा सकता है क्लोथो क्या है। तो क्लोथो इंजेक्शन की वजह से इन बंदरों की जो मेमोरी है, जो इनका कह सकते हो दिमागी शक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो ये जो बूढ़े बंदर थे, जब इनको ये इंजेक्शन दिया तो इंजेक्शन देने के बाद में इनकी जो सोचने की क्षमता है, सोचने की क्षमता मतलब इन्होंने कहाँ पर खाना दुबकाया है, पहले भूल जाया करते थे, लेकिन इंजेक्शन देने के बाद में इनको तुरंत याद आया, तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला ब्रेन के अंदर में। इस वजह से यहाँ पर ये जो क्लोथो इंजेक्शन जो है न्यूज़ में है। तो क्लोथो क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में बन सकता है, कुछ अलग सा यूनिक सी चीज़ है, तो कभी भी क्वेश्चन बन जाएगा तो आप हम सोचेंगे यार कहाँ से आ गया, वो यहाँ से आ जाएगा। इसको लेकर ना इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक आर्टिकल पब्लिश किया था 2021 में, जहाँ पे रिसर्च में बताया गया था कि जो एंटी एजिंग प्रोटीन है, ये जो क्लोथो है ना, क्लोथो बेसिकली एक प्रोटीन है एंटी एजिंग। एक इंसान को जो बूढ़ा होना है, उसका बूढ़े होने का प्रोसेस उसको धीमा कर देता है। बूढ़े सभी होंगे, क्योंकि एज सबकी बढ़ती चली जा रही है, बूढ़े सभी होंगे, लेकिन यहाँ पे उस प्रोसेस को थोड़ा धीमा कर देना मतलब यहाँ पर जैसे जैसे बुजुर्ग होता है ना इंसान, उसकी बॉडी की क्षमताएं कम होने लगती हैं। चाहे आपको उसकी ब्रेन देख लो, ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर लो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर लो, सारी कैपेबिलिटीज़ कम होती हैं। लेकिन ये कुछ जो प्रोटीन है, क्लोथो प्रोटीन, ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि एक इंसान की इस क्षमता को थोड़ा बहुत मेंटेन करके रख सकता है। उसका बुढ़ापा धीरे धीरे आएगा, तेज़ी से नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर बोला गया। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर इस प्रकार का जो एंटी एजिंग प्रोटीन है, इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें रिवील की थी। इन्होंने बोला कि ह्यूमन का लाइफ स्पान, उसकी जो ज़िंदगी है वो तो इंप्रूव हो सकती है, उसके अलावा काफ़ी सारी जो एज से रिलेटेड बीमारियाँ होती हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियाँ बढ़ती हैं, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, तो उनको भी ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होता है क्लोथो प्रोटीन। तो क्लोथो प्रोटीन में अल्फा बीटा दोनों आते हैं। जो नाम है क्लोथो का, ये ग्रीक गॉडेस क्लोथो के नाम पर रखा गया है, CLOTHO के नाम पे रखा गया है। जो ग्रीक गॉडेस हैं क्लोथो, जिनका मेन काम है जो एक इंसान की जीवन का धागा है उसको सही से लेकर चलना। ठीक है, तो उन्हीं गॉडेस जो हैं ग्रीक गॉडेस, उनके नाम पे रखा गया है क्लोथो प्रोटीन का नाम। तो क्लोथो प्रोटीन का मेन काम क्या है, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, मेमोरी को बूस्ट करना, प्लस एज जैसे जैसे बढ़ती है उसको धीमा कर देना। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल को आप लोग GS पेपर नंबर 2 हेल्थ वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। क्या बात की जा रही है, हमारी केंद्र सरकार अभी और भी बहुत सारी सर्विसेज को आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स के अंदर में ऐड कर रही है। आपको पता होगा जो आयुष्मान भारत हेल्थ सेंटर्स खुले हुए हैं, यहाँ पर इलाज किया जाता है अलग अलग बीमारियों का। तो उस बीमारियों में और भी कई सारी बीमारियों को ऐड किया जा रहा है कि और भी कई सारी बीमारियाँ होंगी अब से, जिसको लेकर इलाज यहाँ पर मिला करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनिंग, प्रिवेंशन, कंट्रोल, मैनेजमेंट, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं स्पेशली उनका किया जाने वाला है। देखो अभी तक इतना स्पेशल फोकस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर नहीं किया गया है। अब यहाँ पे अब से क्या होगा कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो आयुष्मान भारत हेल्थ सर्विसेज के अंदर में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी ऐड कर रही है। इन बीमारी का ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा। उसके अलावा ENT प्रॉब्लम, ओरल हेल्थ केयर प्रॉब्लम, बुढ़ापे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई, इन सबको प्रॉब्लम को लेकर भी जो सर्विसेज है वो धीरे धीरे यहाँ पर इन हेल्थ सेंटर्स के अंदर में ऐड की जाएंगी, ये सरकार ने बोला है। ठीक है, तो जो ये आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स प्रोग्राम आपको जो देखने को मिलेगा, ये सेंटर प्रोग्राम तेज़ी से बढ़ रहा है।
जब से इस प्रोग्राम को लेकर आए तब से अभी तक यहाँ पर 1.6 लाख सेंटर्स ओपन हो चुके हैं देश भर में। उसके अलावा 178 करोड़ से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हैं इसके अंदर में, जिनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पिछले 5 सालों में इतने करोड़ बेनिफिशरीज़ यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं, ऐसा यहाँ पर कहना है। और ये अब अपने आप को थोड़ा और ज़्यादा एक्सपैंड करने वाले हैं और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। अब इसमें और भी सर्विसेज स्पेशल फोकस किया गया है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के ऊपर। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गए, कुछ और इंपॉर्टेंट डिजीज़ हो गई, उनकी सर्विसेज भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ठीक है, वो बताया गया। कुछ और दवाइयाँ ऐड कर दी गई हैं लिस्ट में, जो यहाँ पे दवाइयाँ मिला करती थी, ताकि यहाँ पे जो क्वालिटी है हेल्थ को लेकर और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। अब आर्टिकल से हटके थोड़ा पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल में कुछ खास ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको स्पेशली पता होना चाहिए आयुष्मान भारत एग्जैक्टली क्या है, फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आओ पहले मैं आपको आयुष्मान भारत के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। आयुष्मान भारत जो स्कीम है, इसको रेकमेंड किया था नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 ने, कि भाई इस प्रकार की स्कीम होनी चाहिए, और उस रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर ये जो स्कीम है इसको लेकर आया गया। ठीक है, और ये जो स्कीम है ये लाई गई ताकि हम लोग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को लेकर आ सके इंडिया के अंदर में, यानी कि सभी की जो हेल्थ है उसके ऊपर एक अच्छा ध्यान दिया जा सके। कोई भी व्यक्ति का जो इलाज है, अगर उसको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो उसको टाइम पर मिले, प्रॉपर मिले, वो पीछे ना छूटे। ये हमारा मेन मकसद था। तो आयुष्मान भारत का मेन जो एम है वो यही है कि प्रॉपरली हेल्थ कवरेज किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल तीनों पर इंप्रूवमेंट किया जाए। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल मतलब समझ रहे हो, ये तीनों हेल्थ केयर प्राइमरी जो आपके घरों के पास में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे आप नॉर्मल आपको बुखार है सीधे दवाई जाके ले आते हो। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए। टर्शरी हेल्थ केयर सेंटर्स और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए, जहाँ पे बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज हो रहा है, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का इलाज हो रहा है। ठीक है, तो इन तीनों ही लेवल पर इंप्रूवमेंट करना, ये यहाँ पर मेन मकसद है। उसके अलावा इसके अंदर में कुछ और भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को इंक्लूड किया गया, जैसे सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को ऐड किया गया इसी आयुष्मान भारत के अंदर में। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट किया गया, तो कई सारी इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स स्टार्ट की गई ताकि लोगों को सपोर्ट मिल सके। फिर उसके बाद में जो अप्रोच आयुष्मान भारत का, आयुष्मान भारत धीरे धीरे करके यहाँ पर इन्होंने क्या करे, अपने हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स को ओपन करे, और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इसी के अंदर में स्टार्ट किया गया। तो जैसे कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, जो सरकार फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है, सरकार यहाँ पर पैसा देती है। यहाँ पे बोला जा रहा है फैमिली के अंदर में हर फैमिली को 5 लाख रुपए का जो एक सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। मान लो किसी को सेकेंडरी और टर्शरी केयर चाहिए, तो सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन हो गया है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा सरकार की साइड से। उसके अलावा इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर में लगभग 11 करोड़ के आसपास जो गरीब लोग हैं, ठीक है, वल्नरेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, उनको सपोर्ट किया गया है, उनको भी कवर किया गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसके अंदर में बेनिफिट्स अपने आप में बहुत सारे हैं। सीधा बेनिफिट होता है कि जो खर्चा हो रहा है अपने हेल्थ के ऊपर में, वो खर्चा कम हो जाता है। क्योंकि हर साल पता है प्रॉब्लम यह है कि काफ़ी सारे लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हर एक साल में 6 करोड़ के आसपास लोग गरीबी में आ जाते हैं। हर साल 6 करोड़ लोग इलाज करवा करवा के गरीब हो जाते हैं, तो उनकी हेल्प करना, ठीक है, तो ये मेन मकसद है यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम का। उसके अलावा इसमें कई सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स जैसे यहाँ पर आपकी जो कॉस्ट है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट है, कई सारी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर सरकार की साइड से मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पर पैसा चुकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीच में कई सारे राज्य ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि हम लोग इस स्कीम को लागू ही नहीं करेंगे अपने पास में। क्यों? क्योंकि उन राज्यों के पास में स्पेशली अपनी खुद की स्कीम है। फॉर एग्जांपल दिल्ली हुआ, तेलंगाना हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, इनको यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में कवर नहीं किया गया है। ठीक है, वहाँ पे आपको ये हेल्थ वाली फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हुई नजर आएंगी। रीज़न यह है कि इनका कहना है, देखो पहली बात तो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब स्टेट सब्जेक्ट है तो हेल्थ को लेकर राज्य सरकार अपनी खुद की कानून बना सकती हैं, है ना। तो राज्य सरकार यहाँ पे उनको ज्वाइन करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को या नहीं ज्वाइन करना है, उनके ऊपर है। तो कई सारी राज्य सरकारों ने सेंट्रल गवर्नमेंट की ये स्कीम को ज्वाइन करने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनके हाथ में है, क्योंकि हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट है। समझ रहे हो इस बात को? अब हुआ क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट का कहना है कि हमारे पास में खुद की हेल्थ स्कीम है जिसका कवरेज बढ़िया है आयुष्मान भारत से, तो हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ओडिशा का भी ये कहना है। ओडिशा का कहना है कि ओडिशा में ऑलरेडी बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना स्कीम चल रही है, जिसमें कई सारे प्रोविजंस हैं। 2 लाख हम लोग अलग से कवर दे रहे हैं वेमेन के लिए इसमें, तो आयुष्मान से बढ़िया है स्कीम। तेलंगाना का कहना यहाँ पर यह है कि देखो हमारे पास भी अपनी खुद की स्कीम है, तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है इससे ज़्यादा बेनिफिट्स हम अपने लोगों को खुद को दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें नहीं चाहिए। वेस्ट बंगाल का भी यही कहना है, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम यहाँ पर ये जो स्कीम है इसमें हम लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं है, हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है, इसमें जो खर्चा होगा, उसमें भी वेस्ट बंगाल ने मना कर दिया कि हम अपना कोई भी एक्सपेंडिचर, कोई भी अपना शेयर इसमें नहीं देने वाले हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर आयुष्मान भारत के बारे में आपने पढ़ लिया।
अब थोड़ा सा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन्हीं बीमारियों के ऊपर एक स्पेशल फोकस अब से मिलने वाला है इन आयुष्मान भारत सेंटर्स के अंदर में। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसके अंदर कई सारी बीमारियाँ आती हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज़ हो गई, दिल से रिलेटेड बीमारियाँ हो गई, स्ट्रोक, कैंसर, डायबिटीज़, लंग कैंसर्स, लंग डिजीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती नहीं है, वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं। और पूरे दुनिया में आप देखोगे तो 70% जो बीमारियां हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ही देखने को मिलेंगी। तो जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसकी वजह से दुनिया में डेथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इंसान की उम्र भी कम हो जाती है, और सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर, जिस देश की स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, इकॉनमिक उसकी इतनी अच्छी नहीं है। अब होता क्या है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के पीछे का मेन कारण क्या होता है? कई सारी बीमारियां लोग अपनी खुद की हरकत की वजह से पैदा करते हैं। तंबाकू खा रहे हैं, तंबाकू की वजह से यहाँ पर कैंसर होना चांसेस हैं। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, लो अल्कोहल की बात आ गई। लोगों की डाइट बहुत अनहेल्दी है, तला भुना बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो चुका है आज के ज़माने में, और फिजिकल एक्टिविटी लोग कर ही नहीं रहे हैं, कोई वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं, एक जगह पर बैठ कर काम करना, सीधा घर से खा के गए, ऑफिस में बैठा खाया, फिर रात में खाया, फिर सो गए। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से यहाँ पर वजन बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे हाथ में हैं, हम इसको खुद ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक इंसान की हेल्थ उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो जब उस चीज़ का कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसकी वजह से ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। जीभ से ज़्यादा ब्रेन को कंट्रोल करना, अपने ब्रेन को यहाँ पर अपने हिसाब से चलाना, अपने अकॉर्डिंग चलाना। अब बात आती है कॉन्सिक्वेंसेस की, कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। देखो, बीमारी काफ़ी खतरनाक है। ये बीमारी की वजह से कह सकते हो दुनिया में हर 10 में से 7 लोगों की जान चली जाती है। तंबाकू खाने से, अल्कोहल पीने से, अनहेल्दी डाइट की वजह से हर 10 में से 7 लोगों की जान जा रही है। और उसके अलावा जो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इसका इम्पैक्ट इकॉनमी के ऊपर ही पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो लोग हैं जो ये यंग एज में यहाँ पर उनकी डेथ हो जा रही है, वो देश की इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं उनको पता है। लेकिन क्या हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में फंसने के बाद में यहाँ पर अपनी जान गंवा दे रहे हैं, तो सीधा इकॉनमी को भी लॉस है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप डेटा एनालिसिस देखोगे तो जो हमारा एक रिपोर्ट आई है, एक स्टडी रिपोर्ट आई है, इंडिया हेल्थ ऑफ द नेशन स्टेट्स करके, उस रिपोर्ट ने ये बताया कि एक एस्टिमेशन यहाँ पर दिया था कि काफ़ी सारे लोगों की जान तो लगातार जा रही है, आने वाले समय पर ये बढ़ेगा। इवन 2016 में लगभग बहुत बुरी सिचुएशन हुई थी 2016 में, आप देख पाओगे, और 1990 में देख पाओगे। 1990 में लगभग 37.9% लोगों की जान गई थी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से, जबकि 2016 में ये जो परसेंटेज है ये बढ़कर 61 हो गया, दुगना हो गया। तो 1990 से लेकर 2016 में आप देख पाओगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से जाने वाली जो जान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। इनको सेव किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ पर इसको लेकर कोई भी ऐसा प्रोसेस, ऐसा काम नहीं किया जा रहा है, समझ गए। तो अभी यहाँ पर इसी के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। जो कॉमन सी बीमारियां हैं इनको भी यहाँ पर इन पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर में ट्रीट किया जाएगा, उनके प्रति एक अच्छी सर्विसेज देने के ऊपर काम करने की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अब यहाँ पर एक इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है जिसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। इसमें कुछ ज़्यादा खास अभी मिला नहीं है दोस्तों मुझे, अभी इस इंडेक्स के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ें निकल कर आई हैं। इंडेक्स को कैसे काउंट किया जाता है तब मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिर भी एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में, यूनियन टेरिटरीज़ में हमारे देश की जो स्कूल है वो कैसे हैं, कहाँ के स्कूल सबसे बेटर हैं। अब स्कूल को कैसे देखा जाता है, वहाँ का लर्निंग आउटकम क्या है, क्वालिटी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का। तो इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पर स्कूल को देखा जा रहा है कि स्कूल में कितनी क्वालिटी है, कौन सा बेटर है। तो इसको लेकर एक इंडेक्स हमारा आया है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, और इस इंडेक्स में पंजाब और चंडीगढ़ ने टॉप किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंडेक्स है, मैंने सीधा इंडेक्स लगा दिया है। चंडीगढ़, पंजाब, इनके पॉइंट्स सबसे ज़्यादा हैं, देन दिल्ली, देन केरला, गुजरात, पुडुचेरी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और उसके बाद में राजस्थान। तो यहाँ का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, लर्निंग आउटकम्स, क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बेटर हैं बाकी सारे देश के जो भी पार्ट हैं उनके कंपैरिजन में, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, समझ गए। आगे आते हैं। नेक्स्ट आएंगे फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन के ऊपर में। तो FAQ का पेज भी आता है संडे में, और यहाँ पर इकलौता आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला, ठीक है। और काफ़ी लंबा चौड़ा आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, समझेंगे क्या यहाँ पर बात की जा रही है। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है वाई इज़ चाइना लिमिटिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल्स। और पता है रॉ मटेरियल्स में स्पेशली यहाँ पे फोकस किया गया है किन चीज़ों के ऊपर में, गैलियम के ऊपर, गैलियम, उसके बाद में जर्मेनियम,
अब गैलियम और जर्मेनियम क्या है दोस्तों? आपने सेमीकंडक्टर्स के बारे में मेरे मुँह से कई बार सुना होगा, मैंने आपको सेमीकंडक्टर्स पढ़ा रखा है डिटेल में, क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स, कैसे इसका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिर से बता देता हूँ। देखो, आज जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आपका मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपको दिख रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सब के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप का यूज़ किया जाता है। और उस चिप को बनाने के लिए हमारे कुछ रॉ मटेरियल लगता है, जैसे सिलिकॉन से चिप बनती है। सिलिकॉन के अलावा गैलियम, जर्मेनियम, ये भी बहुत पॉपुलर हैं, ये भी बहुत पॉपुलर रॉ मटेरियल हैं जिनसे इन चिप को बनाया जाता है, सेमीकंडक्टर चिप को। और सेमीकंडक्टर हर जगह पर है आज के समय पर, लेकिन इसका प्रोडक्शन कुछ मुट्ठी भर ही कंट्रीज़ करती हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत पूरे दुनिया को है। अब चाइना ने क्या किया? चाइना ने पिछले कुछ समय पर कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस रख दिए हैं और इन्होंने बोला है कि जो ये गैलियम और जर्मेनियम चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट किया करता था, इसको कम कर देगा, इसके ऊपर लिमिटेशन लगा देगा, और ये चाइना ने किया। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो क्या चाइना में गैलियम जर्मेनियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल। हमारे दुनिया का 80%, 65% जो ये गैलियम जर्मेनियम है वो केवल चाइना में देखने को मिलता है। तो चाइना का इंपॉर्टेंस इस गैलियम जर्मेनियम के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसने क्या किया, जो ये रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट है दुनिया में, इसके ऊपर लिमिटेशंस, इसके ऊपर काफ़ी सारी जो रिस्ट्रिक्शंस है, रुकावटें हैं, वो लगा दी हैं। ठीक है, तो 3 जुलाई में यहाँ पर हमने देखा था चाइना का ये प्रकार का जो मूव है, और कहीं ना कहीं चाइना ने चिप वॉर स्टार्ट कर दी है। चिप वॉर, सेमीकंडक्टर चिप को बनाने की जो वॉर है। चाइना का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इन्होंने अनाउंस किया है कि हम लोग यहाँ पर अब एक्सपोर्ट के ऊपर कंट्रोल लगाएंगे। जो गैलियम जर्मेनियम है, इतना ज़्यादा अब हम नहीं भेजा करेंगे जितना भेजते थे इंटरनेशनल मार्केट में पहले। ठीक है, ये अनाउंसमेंट चाइना की साइड से हुआ है। अब बात यह कि चिंता वाली चीज़ क्या है इसमें, क्यों इतना हमें चिंता करना? कहीं और से खोज लेंगे, इतने आसानी से नहीं मिलेगा ना ये। क्यों? क्योंकि गैलियम का यूज़ करते हैं हम लोग गैलियम आर्सेनाइड बनाने में, जिसका यूज़ होता है सेमीकंडक्टर चिप में। उसके अलावा सेमीकंडक्टर चिप आज हर जगह पर है, मोबाइल फ़ोन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एलईडी, सब में। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है एक तो गैलियम हो गया, दूसरा हो गया सर जर्मेनियम। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, और कहीं ना कहीं यूरोपियन इंडस्ट्री जो बॉडी है, इनका कहना यह है कि जो क्रिटिकल रॉ मटेरियल का अलायंस है, उन्होंने ये बोला है कि जो गैलियम का प्रोडक्शन है चाइना के अंदर में, दुनिया का 80% प्रोडक्शन वहीं पर हो रहा है, चाइना में ही हो रहा है। तो गैलियम तो है तो इंपॉर्टेंट हमारे सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के लिए। अब चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, चाइना सबसे बड़ा डोमिनेंट फैक्टर है यहाँ पर। अब क्या हो रहा है, इन्होंने एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, मतलब मना नहीं, कम करेंगे, बहुत ना के बराबर करेंगे। प्लस ये तो बात होगी गैलियम की। दूसरा जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम को लेकर भी 60% की टोटल कमांड चाइना के हाथ में है। चाइना 60% का प्रोडक्शन जर्मेनियम का कर रहा है। अब जर्मेनियम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक केबल्स को बनाने में, जो हमारे वाईफाईज वगैरह लग रहे हैं। उसके अलावा इमेजिंग डिवाइसेस हो गई, और भी कई सारी चीज़ें, ऑप्टिकल डिवाइसेस हो गई। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में भी यहाँ पर हम लोग जर्मेनियम का यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर चाइना ने इसके ऊपर भी रोक लगा दी। इवन यूरोपियन कमीशन, पता है जो यूरोपियन कमीशन है, पूरा यूरोप की बात करता है ये, इनका कहना यह है कि चाइना के ऊपर 71% गैलियम को लेकर और 45% जर्मेनियम को लेकर ये डिपेंडेंट थे इंपोर्टिंग के मामले में। यानी यूरोपियन कमीशन इतना सारा जर्मेनियम गैलियम चाइना से इंपोर्ट क्या करता था, बट चाइना ने आज के समय पर देख पाओगे किस प्रकार से झटका दिया है दुनिया भर को। इससे सीधा सीधा यहाँ पर एक जो डेवलपमेंट है कंट्री के अंदर में, वो थम सकता है। ठीक है, वो यहाँ पर रुक सकता है एक ही जगह पर। अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने रिस्पॉन्ड किया है, अमेरिका ने रिस्पॉन्ड किया है। अमेरिका ऑब्वियस सी बात आपको पता है चाइना का दुश्मन ही है, दोनों आपस में एनिमी ही हैं, दोनों यहाँ पर सुपर पावर बनने के लिए लड़ रहे हैं। यूएसए वैसे है खैर सुपर पावर, चाइना सुपर पावर बनने के लिए लड़ रहा है। तो यूएसए का यहाँ पर कहना है कि अब हमें अपने खुद आपस में कंट्रीज़ के साथ में अलाई करना चाहिए, ग्रुप बनाना चाहिए। ठीक है, कुछ और देशों के साथ में मिलकर यहाँ पे ग्रुप बनाना चाहिए, तभी जाकर हम लोग यहाँ पर क्या कर पाएंगे, इसकी सप्लाई चेन को मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर केवल चाइना इस प्रकार से हरकत करेगा तो चाइना को टक्कर देने के लिए कुछ और कंट्रीज़ जहाँ पे रॉ मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, ताकि हम अपने इंटरनेशनल लेवल पर जो ये सप्लाई चेन है इस रॉ मटेरियल का, उसको मेंटेन करके रख सकें। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्वेश्चन यह है कि सर इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? इंडिया के ऊपर दोस्तों इतना खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला जा रहा है। शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म इंपैक्ट पड़ेगा। थोड़ा बहुत यहाँ पे सप्लाई चेन में डिसरप्शन होगा, प्राइसेस थोड़े बहुत इंक्रीज हो जाएंगे एक्सपोर्ट कंट्रोल की वजह से। एक्सपोर्ट यहाँ करेगा वैसे चाइना, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल लगा दिया तो प्राइसेस वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन इंडिया अभी यूएस के साथ में भी तो मिलकर क्या कर रहा है, क्रिटिकल एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर फोकस कर रहा है। एक एग्रीमेंट हमने साइन किया था, प्लस हम लोग ताइवान के साथ में भी इस प्रकार का एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर चिप के मामले में हमारे एग्रीमेंट कई सारी कंट्रीज़ के साथ में ऑलरेडी चल रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं। तो इंडिया के ऊपर पड़ेगा इम्पैक्ट, लेकिन शॉर्ट टर्म पड़ेगा। उसके अलावा
भारत में थोड़ा अच्छी क्वालिटी का सिलिका पाया जाता है, ठीक है, सिलिका, जिससे अगेन हम लोग सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, तो उसका यूज़ किया जाए, है ना, उसका हम लोग अपनी जो पोटेंशियल हमारे पास में ताकत है हम उसका यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर बोला गया। ठीक है, तो ये था यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो बिजनेस पेज पर आपको देखने को मिलेगा। छोटा सा आर्टिकल है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आज मैंने आपसे बोला था मैप में तंजानिया को देख लेना, क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आज देख पाओगे तंजानिया की चर्चा हो रही है। तो इंडिया और तंजानिया ये जो दोनों देश हैं ये आपस में मिलकर जो ट्रेड सेटलमेंट्स हैं इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और किस में? लोकल करेंसीज़ में। यानी कि अब ये दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे लोकल करेंसीज़ के अंदर में। इसकी शुरुआत हो रही है, शुरुआत यहाँ पर कर दी गई है। ऐसा खुद हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने बताया है कि कल के दिन इंडिया तंजानिया ने स्टार्ट कर दिया ट्रेड सेटलमेंट्स को लोकल करेंसीज़ में। लोकल करेंसीज़ में सारा का सारा जो ट्रेड है वो यहाँ पर किया जाएगा, जो लोकल करेंसीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडिया तंजानिया का आपस में ट्रेड भी काफ़ी ज़्यादा है। दोनों का बायलैटरल ट्रेड देखोगे तो 2022-23 का अभी तक 6.4 बिलियन के आसपास पहुँच चुका है, 6.4 बिलियन डॉलर्स। तो हम फोकस कर रहे हैं ये ट्रेड लोकल करेंसीज़ में हो, हम अपनी करेंसीज़ का यूज़ कर सकें। इससे होगा क्या? होगा ये कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी ना। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पर आपको अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, जो खुदाई करते हैं जगह जगह पर, है ना, कुछ चीज़ें खोजते हैं जो इतिहास से रिलेटेड होती हैं, तो इन आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ और चीज़ें खोजी हैं तमिलनाडु के अंदर में। तो तमिलनाडु के अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? पुडुकोताई डिस्ट्रिक्ट। पुडुकोताई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में कह सकते हो संगम एज से रिलेटेड कुछ चीज़ें पाई गई हैं, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर यह देखने को मिलेगा, यह है कार्नियल बीड, एक मोती प्रकार का देखने को मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आपको गोल्ड कलर के स्टड देखने को मिलेंगे, फ्लावर छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद में इधर जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ये एक बोन है, दोनों तरफ से पॉइंटेड है, दोनों तरफ से यहाँ पर नुकीला सा आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ये 3 चीज़ें पाई गई हैं जो कि संगम एज से लिंक खाती हैं, ऐसा यहाँ पर हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है। ठीक है, जो ये पेटल्स आपको दिख रहे हैं इसमें 6 पेटल्स है, 6 पत्ते बनाए गए इस फूल के अंदर में। थोड़ा ये ऑर्नामेंट के तौर पर यूज़ किया जाता था, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर जो नाक में पहनने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता हो संगम एज के समय पर, जो महिलाएं हैं उनके थ्रू। ठीक है, तो इस प्रकार की बात की जा रही है। दूसरा यहाँ पर जो ये बोन का पीस मिला है दोनों तरफ से, जो नुकीला है, इसका यूज़ किया जाता होगा किसी और पर्पज़ के लिए, स्पेशली यहाँ पर कार्विंग्स करने के लिए, नक्काशियाँ बनाने के लिए यूज़ किया जाता होगा, बुनाई वगैरह करने के लिए यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता होगा, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जो डिस्कवरी है ये थोड़ा सा संगम एज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे पुडुकोताई है, पुडुकोताई जो डिस्ट्रिक्ट है, इस पुडुकोताई में भी यहाँ पर एक जगह है अंदर जिसका नाम है पोरपनाई कोताई। ठीक है, यहीं वाले इसी पर्टिकुलर एरिया में ये सारी चीज़ें डिस्कवर की गई हैं। पिछले कुछ समय से लगातार यहाँ पे एक्सकेवेशन जारी है, लगातार यहाँ पर खोज की जा रही है, खुदाई की जा रही है। तो अब जाके ये 3 चीज़ें मिली हैं जो कि कहीं ना कहीं संगम एज से लिंक खाती हैं। तो क्या एग्जामिनेशन में यहाँ से कुछ बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता, बस ये 3 चीज़ें मिली हैं। अब इन 3 चीज़ों का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि साल में ऐसी कई सारी चीज़ें मिलती रहती हैं पूरे साल भर। क्या क्या ध्यान रखोगे? थोड़ा सा संगम एज के बारे में पढ़ लेना, संगम एज से रिलेटेड आपसे कुछ चीज़ें बन सकती हैं। जो संगम पीरियड था ये संगम पीरियड 3rd सेंचुरी BC और 3rd सेंचुरी AD को बिलोंग करता था साउथ इंडिया में। जो हमारा साउथ इंडिया ना, तमिलनाडु, केरला, बेसिकली उसी पर्टिकुलर एरिया में पूरी तरह से संगम एज फैला हुआ था। ठीक है, तो ये किस समय की बात करें? 3rd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी AD के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं। अब उस समय के काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क्स भी हमारे पास में, कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क्स हैं, लिटरेचर हैं, वो हमें मिले हैं। तो साउथ इंडिया संगम एज के समय में अलग अलग डायनेस्टीज़ के थ्रू रूल किया जाता था। चेरास, चोलास, पांड्यास। चेरास, चोलास और पांड्यास यहाँ पे पूरे साउथ इंडिया को संगम एज के समय पर रूल किया करते थे। अगर आपने पिक्चर देखना है तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है यहाँ पर है संगम पीरियड। जब आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार से पूरे साउथ इंडिया में था। ठीक है, चोला एक साइड पर आ गए, पांड्या एक साइड पर आ गए, चेरा एक साइड पर आ गए। तो इंपॉर्टेंटली यहाँ पर इन्होंने सबसे ज़्यादा रूल किया। तो ये 3 बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, ये आपने समझना है। अब तमिल के जो लेजेंड्स हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें तो 3 संगम्स हुआ करते थे। जो हमारे तमिल पोएट्स हैं उनका कहना है कि 3 संगम हुआ करते थे एंशिएंट साउथ इंडिया के अंदर में। ठीक है, जिसको हम लोग मुचंगम के नाम से जानते हैं। जो पहला संगम था वो यहाँ पर मदुरई में हुआ था। अच्छा, ये जो नाम है ना, ये संगम अकेडमीज़ के ऊपर पड़ा है ये सारा का सारा नाम। ठीक है, जो अकेडमीज़ हुआ करती हैं उनके ऊपर यहाँ पे ये जो नाम है वो रखे गए हैं। तो तमिल लेजेंड्स ने बोला कि भैया जो तमिल पोएट्स की अकेडमीज़, जो संगम जो तमिल पोएट की अकेडमीज़ है, 3 अकेडमीज़ हुआ करती थी। पहला संगम मदुरई में हुआ था, जहाँ पे गॉड्स और जो लेजेंडरी साधु हैं, संत हैं, उन्होंने अटेंड किया था। उस समय का कोई भी हमारे पास में लिखित में जो लिटरेरी वर्क है वो प्रेजेंट नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो सेकंड संगम है
वो हुआ था कहाँ पे, कबदपुरम में। उसको लेकर हमारे पास में तोल्काप्पियम एक लिटरेचर लिखित में चीज़ें हमें हमारे पास में थोड़ी सी प्रेजेंट है, जो कि सेकंड संगम के बारे में बताती हैं। थर्ड संगम हुआ था मदुरई के अंदर में, और इसको लेकर भी कुछ इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेरी वर्क्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं, जो कि हमारे संगम पीरियड को और ज़्यादा बताते हैं, उसके इतिहास के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर करते हैं। तो संगम लिटरेचर में यानी संगम से रिलेटेड कुछ लिखित में जो चीज़ें प्रेजेंट हैं वो कई सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे संगम लिटरेचर में कुछ चीज़ें जैसे तोल्काप्पियम हो गया, एतुतोगई हो गया, देन उसके बाद में पतुपता हो गया, फिर उसके बाद में ऐसे दो और इम्पॉर्टेंट एपिक्स भी हैं जैसे सिलापतिकरम हो गया, देन उसके बाद में मणिमेगलाई हो गया। तो ये संगम लिटरेचर के समय के इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स आपको ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा संगम पीरियड के बारे में जाना, जो कि आपसे एग्जामिनेशन के अंदर में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ आज के लेक्चर में आपने सीखा होगा। इस वजह से मैंने बोला था कि आज का लेक्चर स्किप करना सही नहीं है। वीडियो थोड़ा सा लेट आया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बाकी प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर आएंगे। योम किपुर वॉर ये कौन कौन से दो देशों के बीच में लड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल एंड अरब कंट्रीज़ लेड बाय इजिप्ट एंड सीरिया, उनके बीच में यहाँ पर ये पूरा का पूरा वॉर योम किपुर वॉर हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों करते हैं इस लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।